Hello and most welcome my dear students, friends and all well wishers। तो लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को लेकर के आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें रूल नंबर 25 तक का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में। आप उन वीडियोज़ को अगर नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को देखें और उनसे ग्रामेटिकली चीज़ों को सीखें, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर का सबसे खूबसूरत टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यह पूरे ग्रामर को रिवाइज करने का अपने आप में क्षमता रखता है। इसके बहुत सारे चीज़ें एक साथ सीखने को आपको मिल सकता है। तो अगर आप उन रूल को पढ़े होंगे, पिछले क्लास को आप अटेंड किए होंगे, पिछले क्लास को आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। उसके बाद आगे का डिस्कशन में हम आपके साथ रूल का डिस्कशन करेंगे। तो लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रूल पहला जो सेंटेंस हमारे पास है, इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यह है पहला सेंटेंस, यह है जी कि नाइदर राम नॉर सीता हैज हैव स्टोलन माई पेन। इस सेंटेंस में आपसे जानना यह चाह रहा है कि आपको बताना है कि कहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा, क्या लगने वाला है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर सेंटेंस में हम लोगों को नाइदर नॉर देखने को मिले तो हम लोग जो वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब बताइए, नाइदर और नॉर में नाइदर के बाद राम है और नॉर के बाद सीता है, वर्ब का प्रयोग हमें करना है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हैज या हैव वर्ब है, तो इसके सबसे नज़दीक में कौन सा सब्जेक्ट है, सीता की राम? तो उस नज़दीक में है सीता, तो इसी के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। हालांकि राम भी सिंगुलर है, सीता भी सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, प्लूरल का नहीं। तो हैज के साथ जाएंगे। दूसरे हमारे पास है कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। बात को आप समझ रहे हैं कि आइदर से और से जुड़ा हुआ हो, तो आइदर के बाद एक सब्जेक्ट है, आइदर के बाद और के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट से। तो हमारे पास जो वर्ब है, जैसे यहाँ पर चुनाव करना है हैज या हैव का, तो हैज या हैव में से किसका चुनाव करें? तो हम अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार चुनाव करते हैं वर्ब का। तो हैव या हैज के जस्ट बगल में कौन सा सब्जेक्ट है? राम ज़्यादा बगल में है कि फ्रेंड्स ज़्यादा बगल में है? तो बगल में तो इसके फ्रेंड्स ही है, तो फ्रेंड्स अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसा चाहिए जी? प्लूरल चाहिए। दैट मीन्स हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारा बात पिछले वीडियोज में आपको बताया गया है, ठीक है। ईच मैन एंड एवरी वुमन हैज या हैव इक्वल राइट्स। ये एंड वर्ड से रिलेटेड आपको स्पेशल रूल बताया गया था, रूल नंबर 20। अलग अलग केस के एंड से किस प्रकार दो वर्ड्स अगर जुड़े रहते हैं तो कई बार जुड़े रहते हैं लेकिन देखने में लगते हैं कि वह अलग अलग सब्जेक्ट लेकिन सेम ही सब्जेक्ट रहता है, तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। कई बार दोनों डिफरेंट रहता है तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एंड से रिलेटेड बातें आपको बताया गया था। यहाँ पर भी एंड है और एंड के बाद वोमेन है, एंड के पहले मैन है, दोनों अलग अलग बात है। लेकिन उससे पहले जो डिटर्मिनर यूज किया गया है ईच और एवरी, ये सिंगुलर कैटेगरी का डिटर्मिनर है जी। ईच है, एवरी है और नो है, तीन ऐसे डिटर्मिनर जो सिंगुलर कैटेगरी का है। कौन कौन? ईच है, ईच, एवरी या नो। इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा वह सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा जी? सिंगुलर नंबर में रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा। इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह सिंगुलर नंबर में रहेगा। कौन सा नंबर में? सिंगुलर नंबर में। तो सिंगुलर नंबर में जब रहेगा तो इसके साथ वर्ब का भी प्रयोग हम लोग कैसा करेंगे? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। तो ईच मैन एंड एवरी वुमन हैज होगा कि हैव होगा? तो हैज इज द करेक्ट आंसर। कारण क्या था? कारण जानना ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? देखिए, ईच सिंगुलर है इसलिए मैन होगा। ईच के बाद कभी भी मेन भी नहीं हो सकता। ईच मेन अगर आपको कहीं पर सेंटेंस में देखने को मिलता है तब समझिए कि उस सेंटेंस में एरर है। एवरी के बाद आपको हमेशा सिंगुलर वर्ड मिलेगा। एवरी वुमेन या एवरी वोमेंस नहीं होगा, एवरी वोमैन ही होगा, ठीक है जी। और उसके बाद अब जब दोनों सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब का भी चुनाव सिंगुलर का करेंगे, ठीक है। आगे
एवरी मैन वोमेन एंड चाइल्ड। देखिए तीनों में से ये जो तीनों वर्ड्स है, स्टार मार के इस बात को नोट डाउन कर लें। ईच एवरी नो सिंगुलर, इसके बाद जो भी आएगा नाउन वह सिंगुलर आएगा, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो वह सिंगुलर ही होगा जी, ठीक है। और यह किसी भी जो एंड से जुड़ा हुआ हो और किसी एक के पहले भी अगर आ जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे एवरी आया है वर्ड केवल एवरी, यह मैन के पहले भी है, इसके बाद वोमेन है, चाइल्ड है, जो भी इसके बाद आएगा एवरी के बाद मैन वोमेन चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं होगा। एवरी मैन वोमेन और एंड चिल्ड्रन नहीं हो सकता। एवरी के बाद मैन ही होगा, एवरी के बाद मेन नहीं होगा, एवरी के बाद मैन ही रहेगा, वोमेन ही रहेगा, दैट मीन्स सिंगुलर ही रहेगा। और किसी भी सिंगुलर जब हो गया तो यहाँ पर हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए, प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए। ओके। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो के बारे में बताएं कि ये जो है सिंगुलर है, नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉयज और नो गर्ल्स नहीं होगा, नो बॉय एंड नो गर्ल। अगर सिंगुलर है तो इसके किसके साथ जाएंगे, बाज के साथ जाएंगे, बार के साथ नहीं जाएंगे। ये पिछला क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। आज जो बता रहे हैं वह है रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 के साथ हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि कई बार सेंटेंस का बनावट इस प्रकार रहता है। रूल नंबर 26। चलिए रूल नंबर 25 तक को बिल्कुल तसल्ली के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है रिवाइज कर लें। तो ये रूल नंबर है 26। रूल नंबर 26 में हम कह रहे हैं आपको कि आपको कई बार सेंटेंस में इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद रहेगा कॉमा, क्या रहेगा जी, कॉमा। और एक कॉमा के बीच में क्या रहेगा, अपोजिशन इसको कहते हैं ग्रामर की भाषा में। क्या कहते हैं, अपोजिशन। चीज़ें आपको कम समझ में आ रहा होगा कि अपोजिशन क्या होता है। तो अपोजिशन का मतलब हम बताते हैं आपको। अपोजिशन का मतलब इसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा जी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा। क्या रहेगा, इसी के बारे में कुछ न कुछ आगे बताया हुआ रहेगा, इंडिकेट किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्ब का हम लोग, और उसके बाद कॉमा के बाद जो वर्ब का चुनाव हमें करना होगा, तो हम किसके अनुसार वर्ब का चुनाव करेंगे, इसके अनुसार वर्ब का चुनाव करेंगे, किसके अनुसार। तो रियल में सब्जेक्ट यही होता है, तो इसी के अनुसार हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। आए बात समझ में। दैट मीन्स सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर कॉमा हो, फिर इसी के बारे में कुछ बताया गया हो, फिर कॉमा हो, फिर वर्ब हो। तो हम लोग वर्ब का चुनाव जो करते हैं वह पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ओके। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे बोल रहे हैं कि आई के बाद हम लिख रहे हैं कि रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। अब उसके बाद यहाँ पर हम इज लिखें कि एम लिखें, ए गुड पर्सन, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार आगे लिख रहे हैं कि सी हिज वाइफ इज अच्छा, सी के जगह पर दूसरा चीज़ करते हैं। यहाँ पर हम चीज़ें बदल रहे हैं, और बदल इसलिए रहे हैं कि दोनों जब रहेगा तो सेम ही रहेगा। चलिए यहाँ पर यू लिखते हैं, यू हिज वाइफ इज होगा, ओ सॉरी, यहाँ पर आर होगा कि इज होगा, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है जी। दोनों सेंटेंसेस को समझते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला में कि आई रजनीश कुमार, मतलब आई कौन है, आई कौन है जी, तो आई रजनीश कुमार है, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं रजनीश कुमार, मैं, उसके बाद कॉमा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं रजनीश कुमार। तो आई के बाद अब हम यहाँ पर इज का चुनाव करें कि एम का चुनाव करें। रजनीश कुमार अगर रहता तो इज लगाते, और आई रहता तो एम लगाते। तो अभी हम बताएं कि सब्जेक्ट के बाद आपको कॉमा और फिर कॉमा, दैट मीन्स ये बीच वाला अपोजिशन कहलाता है ग्रामर की भाषा में। और ये ग्रामर की भाषा बताता कुछ, अपोजिशन का मतलब कुछ होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आई कौन है, तो आई के बारे में, मैं के बारे में बता रहा हूँ कि मैं रजनीश कुमार, तो इज होगा कि एम होगा, ये गुड पर्सन। तो आगे चीज़ें कि इज के रखें कि एम रखें,
तो हम लोग रियल सब्जेक्ट यहाँ पर आई है इसी के अनुसार रखेंगे, एम का चुनाव करेंगे, इज का चुनाव नहीं करेंगे। ओके, इज का चुनाव नहीं करेंगे। दूसरा है कि यू हिज वाइफ। अब देखिए हिज वाइफ अगर है तो हिज वाइफ के अनुसार हम लोग इज का चुनाव करेंगे और यू के अनुसार आर का चुनाव करेंगे। तो बताइए किसके अनुसार क्या करें। तो अभी बताएं कि यहाँ पर दो कॉमा के बीच में जुड़ा हुआ है, दो कॉमा के बीच में है, और यू जो है रियल सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, मतलब किसी भी सेंटेंस का शुरुआत में जो भी नाउन या प्रोनाउन है और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद अगर कॉमाज देकर के चीज़ें दिया गया है तो वह अपोजिशन कहलाता है ग्रामर की भाषा में, और उसका मतलब होता है उसी के बारे में। जैसे कोई सामने वाला कोई होगी तो उसको बता रहा है कि तुम उसकी पत्नी, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज हो, तब यू के अनुसार लगाएं कि हिज वाइफ के अनुसार लगाएं। अगर हिज वाइफ के अनुसार लगाते तो इज लगाते, लेकिन हमें क्या लगाना है, रियल सब्जेक्ट यू के अनुसार लगाना है, तो यू आर होगा, यहाँ पर आर का चुनाव करेंगे, इज का चुनाव नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 26 यही कह रहा था कि यदि सब्जेक्ट हो उसके बाद आप पोजीशन हो, क्या हो जी, आप पोजीशन, और उसके बाद वर्ब का चुनाव करना हो, तो हम लोग किसके अनुसार चुनाव करते हैं, तो हम लोग जो है वर्ब जो का चुनाव जो करते हैं वह पोजीशन के पहले वाले वर्ड के अनुसार करते हैं। ओके, तो यह बात रूल नंबर 26 का बात आप लिखिए, और उसके बाद दो एग्जाम्पल और देते हैं, उसको भी समझना है। और एग्जाम्पल देते हैं और आपसे पूछते हैं, जैसे बोल रहे हैं आई यू, ऐसे बोल रहे हैं माई फादर, माई फादर, आवाज़ जा रहा है ना जी, हाँ, माई फादर ए डॉक्टर, माई फादर ए डॉक्टर इज, अब देखिए यहाँ पर माई फादर ए डॉक्टर इज, ये आर कमिंग हेयर, तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं रहा। ए डॉक्टर अगर बोल देंगे तो ए डॉक्टर आएगा तभी, इज माई फादर आएगा तभी, लेकिन हम लोग जो रियल सब्जेक्ट है वह माई फादर के अनुसार ही प्रयोग करेंगे। ई कॉमाज के बीच में इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि मेरे पिताजी जो एक डॉक्टर हैं, इज आर कमिंग हेयर, आर हैं यहाँ। उसी प्रकार लिख रहे हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, जैसे कह रहे हैं कि सी सारे जहां से अच्छा, सी के जगह पर नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई यू माई फादर, आई लिखते हैं, आई कॉमा ए टीचर इज, या आई एम टीचिंग नाउ, टीचिंग नाउ। अब यहाँ पर हमें चुनाव करना था, ए टीचर के अनुसार इज लगाएं कि आई के अनुसार आई एम लगाएं। चलिए डिसाइड करके आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए, बताइए। बड़ा सिंपल और साधारण सा बात है कि देखिए ये कॉमा कॉमा के बीच में है, तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार आई एम का चुनाव करेंगे, इज का चुनाव नहीं करेंगे। यह था रूल नंबर 26। छोटा सा बात आपको समझ में आया। आगे इससे भी इम्पोर्टेंट रूल है, रूल नंबर 22 के साथ हम आपका डिस्कशन करते हैं। इस बातों को आप समझ गए होंगे रूल नंबर 26 को, कि मत क्या है कि अगर सब्जेक्ट है, सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट हो, फिर पोजीशन हो, फिर वर्ब हो, तो हम लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पोजीशन चाहे कुछ भी हो, हम जो है कॉमा के पहले वाला जो आने वाला जो रियल सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का चुनाव करते हैं। जिस कैटेगरी का रहेगा उसी कैटेगरी का वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 को समझिए। रूल नंबर 27 आज जो आया है वह प्रोनाउन से लिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन ऐसे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कह रहे हैं कि एक है हु, और एक है विच, और एक है दैट। क्या है? दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है जी? रिलेटिव प्रोनाउन। यह किसी सेंटेंस के बीच में आता है और उसको रिलेट करने का प्रयास करता है। हु जो है जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए?
पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव केस की तरह। बीच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए जी? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली हम लोग बीच का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दैट का प्रयोग जब एक ही सेंटेंस में दो प्रकार कैटेगरी का सेंटेंस जब हो, दो कैटेगरी का हमारे पास सब्जेक्ट्स हो, दैट मीन्स पर्सन भी हो और प्लस नॉन लिविंग थिंग भी हो। नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के जगह पर कई बार एनिमल्स भी रह सकता है। क्या रह सकता है? एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह रह सकता है। तब हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं रिलेट करने के लिए। और इन जब रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं? इस नाम से जानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? तो रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं हु, भीच और दैट को। हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं जी, भीच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम लोग पर्सन और प्लस नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जब रहता है एक ही सेंटेंस में तब हम जो है दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दैट का प्रयोग का और भी खूबसूरती है कि दैट का प्रयोग जो है हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री जैसा कुछ बातें कहा गया हो तो हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल से चीज़ें करें, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद जो वर्ब का हम लोग चुनाव करते हैं जी, देखिए सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहाँ कहाँ कैसा कैसा सब्जेक्ट रहेगा, कैसा कैसा वर्ब रहेगा, इन्हीं दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाना है, तालमेल करवाना है कि देखिए ऐसा सब्जेक्ट तो ऐसा वर्ब और ऐसा वर्ब तो ऐसा सब्जेक्ट, दोनों के बीच में तालमेल करवाना है। तो इसके पहले जो भी नॉन प्रयोग रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नॉन रहे चाहे जो भी प्रोनाउन रहे, इसी के अनुसार हम लोग जो है वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसी के अनुसार मतलब इसके आने वाले इससे जो पहले आने वाला है, जो हु, भीच या दैट से जो पहले आने वाला जो वर्ड है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ई प्लुरल रहेगा तब वर्ब भी प्लुरल रहेगा, अगर ये सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। आए बात समझ में? इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेंटेंस जो है हम आपको लिखवाते हैं। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम सेंटेंस को क्या करते हैं? लिखवाते हैं। चलिए ले लिए। जैसे सेंटेंस हम लिख रहे हैं, द बॉय हु इज होगा कि आर होगा, प्लेइंग इन द फील्ड, the boy who is are playing in the field is are my brother, दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं कि I know the boys who has या have broken the glass। ठीक है जी। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए, समझने का प्रयास करते हैं दो चीज़ों को। यहाँ पर तीसरा सेंटेंस अगर इस प्रकार लिख लें कि आई नो द बॉय हु हैज या हैव ब्रोकन द ग्लास। चलिए हु पर ही देखते हैं, उसके बाद बीच को भी समझाते हैं आपको, उसके बाद दैट को भी समझाएंगे। चलती है। द बॉय हु इज या आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर हु वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? हु। तो अगर यह सेंटेंस के बीच में कहीं पर आता है जी तो यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब हु सेंटेंस के बीच में आए तो यह कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आरपी लिख रहे हैं शॉर्टकट में, आर से रिलेटिव, पी से प्रोनाउन, आरपी कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब काम करता है तो इसके पहले वाला जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं।
दैट मीन्स हु के पहले कैसा किस प्रकार का नाउन है, सिंगुलर कैटेगरी का बॉय है तो इज का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग, इसी के बारे में बता रहे हैं, लड़का जो खेल रहा है इन द फील्ड, कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड में। अब इसी लड़का के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि इज या आर माई ब्रदर, तो इसी के अनुसार उस लड़का के लिए ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी इज का चुनाव करेंगे, आर का नहीं। इसका मतलब है कि द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर, करेक्ट होगा। ओके, इज का प्रयोग कैसे किए, क्योंकि यहाँ पर हु के पहले। आगे, आई नो द बॉयज हु हैज या हैव ब्रोकन द ग्लास, तो अगर सेंटेंस के बीच में अगर हु आ रहा है जी तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। कैसा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो इसके पहले आने वाला जिस प्रकार का हमारे पास नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है, या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वर्ब का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर नाउन देख रहे हैं, प्रोनाउन भी रहता है, ठीक है। जैसे बॉयज है तो बॉयज के अनुसार हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो हैव लगाएंगे, क्योंकि हैव प्लूरल कैटेगरी का वर्ब है, इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। आई नो द बॉय हु हैज या हैव ब्रोकन द ग्लास, तो आई नो द बॉय है इस बार। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्लास तोड़ने वाला जो लड़का था उसकी संख्या मोर देन 1 था, ये लड़का एक से ज़्यादा था, मतलब मैं उन लड़कों को जानता हूँ जिसने ग्लास को तोड़ा। यहाँ पर व्यक्ति कहना चाह रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ, या मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने ग्लास तोड़ा। यहाँ पर सिंगुलर कैटेगरी है, दैट मीन्स एक ही लड़का होगा, तो एक लड़का है तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्लास को ब्रेक करने वाला जो संख्या है लड़कों का वह एक है नीचे वाला सेंटेंस में, और यहाँ पर मोर देन 1 है, ठीक है जी। जैसे और एग्जांपल देते हैं आपको, इसको एग्जांपल से ही समझना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि चीज़ें आप लिखने की ज़रूरत है तो लेते रहेंगे। जैसे देख लेते हैं कहाँ तक, 3 के बाद चौथा नंबर, तो चौथा नंबर एग्जांपल आपको देते हैं। चौथा नंबर एग्जांपल आपको देते हैं। चौथा नंबर एग्जांपल, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज आई हु इज या आई एम डूइंग समथिंग राइट। दूसरा आगे, इट इज मोहन हु हैज या हैव हर्ट हर। नेक्स्ट है आई bought 2 books which was या were very important फॉर मी, ठीक है जी। नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर में लिख रहे हैं कि आई नो द बेस्ट सिंगर दैट हैज या हैव come to this event I know the best boy। चलिए यहाँ पर चुनाव करते हैं कि हम लोग वर्ब का प्रयोग किस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे इट इज आई हु इज या आई एम डूइंग समथिंग राइट। अब इट इज आई है और बीच में आप देख पा रहे होंगे हु आ रहा है, क्या आ रहा है जी, हु आ रहा है।
यहाँ पर हु है, यहाँ भी हु है, यहाँ पर बीच है, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर दैट है। तो ये बीच सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है जी? रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो वर्ब का चुनाव जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हु के पहले क्या है? आई। तो आई के अनुसार हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, एम का, तो एम का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज मोहन, इस बात को याद रखिए, इट इज हो चाहे इट बाज हो, इसके बाद जो है हम लोग कैसा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का हम लोग सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज मी नहीं होता है। अगर स्पोकन में ऐसा बोला जा रहा है तो गलत बोल रहा है। इट इज मी, इट वाज मी बोलना गलत है, इट इज आई होगा। ठीक है जी। इट इज यू हो सकता है, क्योंकि यू जो है सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में सेम ही रहता है जी। इट इज मोहन हु हैज या हैव हर्ट हर। इट इज मोहन, अब हु है तो मोहन के अनुसार, तो मोहन सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। आई बॉट 2 बुक्स, बोल रहा है कि मैंने 2 किताब खरीदी। बीच वाज या वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जी। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो 2 बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, बुक्स है तो बाज का प्रयोग करेंगे कि बर का? तो बर का प्रयोग करेंगे, बाज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई नो दैट, आई नो द बेस्ट सिंगर, मैं सबसे अच्छे सिंगर को जानता हूँ। और देखिए अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो हम लोग हैज का या हैव का किसका चुनाव करें? तो हम सबसे पहले बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का। अब आगे बेस्ट सिंगर है, सिंगर्स नहीं है, सिंगर है, तो सिंगर है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके। उसी प्रकार इसके बाद वन ऑफ भी रह सकता है, जैसे इस प्रकार सेंटेंस आपको इसी में देखने को मिलेगा। आई नो, आई नो I know one of the best singers. I know one of the best singer that has या have sung for this event। मतलब वन ऑफ भी आपको देखने को मिल सकता। आई नो वन ऑफ द, तो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद यहाँ पर मेन है कि दैट, और दैट के बाद जो है, दैट के पहले जो है जिस कैटेगरी का हमारे पास नॉन रहेगा उसी कैटेगरी के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट के पहले सिंगर है, बाकी वन ऑफ रहे चाहे कुछ भी रहे। देखिए इस बात को, सॉरी इस बात को आप जाने कि वन ऑफ के बाद जो भी नॉन रहेगा वह प्लुरल कैटेगरी में रहेगा। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर गलत है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स होगा, मतलब बहुत सारे बेस्ट सिंगरों में से एक सिंगर। आई नो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स होगा, क्या होगा जी? वन ऑफ के बाद जो भी यहाँ पर प्रोनाउन रहे, चाहे वन ऑफ के बाद नाउन रहे, वह प्लुरल कैटेगरी में रहेगा जी। आई नो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट, अब यहाँ पर सिंगर्स है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई नो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर दैट हैव संग फॉर दिस इवेंट, दैट हैव संग फॉर दिस इवेंट। ये बात क्लियर हो चुका है। चलिए एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ और कर लेते हैं, वह है देयर को लेकर के। किसको लेकर के जी? देयर को लेकर के। देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इस बात को आप समझ गए हैं कि मेनली अगर सेंटेंस के बीच में आता हो बीच या दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और उसके पहले आने वाला जिस प्रकार का नाउन रहेगा उसी कैटेगरी के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे अपोजिशन वाले के बाद। अब रूल नंबर आगे का डिस्कशन करते हैं। 27 के बाद 28, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 में हम देयर को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं। किसको लेकर के? रूल नंबर 28। देयर जी, देयर एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब का जब काम करता है तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या कहते हैं इसको? जब यह एडवर्ब का काम करता है तो इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं जी। और यह प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल तब करते हैं
तब इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कहते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कहते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहने का मतलब है यह केवल इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रियल जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वह देयर के बाद आने वाले नॉन या प्रोनाउन का इस्तेमाल के अनुसार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें कि देयर इज या आर ए बॉय वॉकिंग in the field, there are या is only 2 rules for solving this question. आगे देयर वाज या वर अ किंग हो, अरे बाबा ये देखिए आकर के तंग कर रहा, हु वर या वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर तो देयर को लेकर के और सेंटेंस लिखें। जैसे ऐसे लिखे हैं कि देयर इज या आर ए लॉट ऑफ वाटर देयर। सुनिए, तो देयर के अनुसार इज लगेगा कि आर लगेगा, ये कोनो मैटर नहीं करता। देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाला जो नॉन या प्रोनाउन है उस पर। जैसे देयर इज ए बॉय, यहाँ पर क्या है, ए बॉय, तो ए बॉय है दैट मीन सिंगुलर है, तो इसलिए देयर के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि देयर आर ए बॉय, देयर इज ए बॉय बोलेंगे। वॉकिंग इन द फील्ड, जो कहाँ वॉकिंग कर रहा है, फील्ड में वॉकिंग कर रहा है। अब यहाँ पर देयर आर होगा कि देयर इज होगा, ये डिपेंड करेगा किसके बाद आने वाला जो नॉन या प्रोनाउन होगा कैसा है। तो 2 रूल्स है, तो 2 रूल्स है, इसका मतलब कि प्लूरल है, तो आर के साथ जाएंगे, इज के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है जी। आगे देयर वाज या वर अ किंग हु वर या वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। तो देख पा रहे हैं कि देयर से देयर के साथ इज भी लग सकता है, और भी लग सकता है, देयर के साथ वाज भी लग सकता है, बर भी लग सकता है, देयर के साथ हैव भी लग सकता है, हैव भी और हैज भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला नाउन किस प्रकार का है। ठीक है जी। तो ए किंग है, तो ए किंग है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे जी, वाज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि बर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें एक रूल और समझाने का प्रयास करते हैं इसी में कि हु बर या वाज। अब हु आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में आ रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, जस्ट अभी हम लोग पढ़े ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है जी तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो जिस प्रकार कैटेगरी का नाउन रहेगा उसी कैटेगरी के अनुसार वर्ब का, तो वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे कि देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। तो इसमें 2 रूल है, एक देयर वाला रूल है और एक रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल है। 5वां नंबर पॉइंट कि अगर देयर के बाद इज का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग, तो ए लॉट ऑफ वाटर है, तो वाटर तो अनकाउंटेबल है जी, तो अनकाउंटेबल को आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि सिंगुलर कैटेगरी का है, तो सिंगुलर कैटेगरी का तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने समझा 3 रूल्स। एक अपोजिशंस वाला रूल जिसमें क्या था कि अगर सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद 2 बीच में कॉमा रहेगा तो कॉमा पर हमें ध्यान नहीं देना, कॉमा में कुछ भी लिखा हो रहा है, चाहे सिंगुलर कैटेगरी का रहे, प्लूरल कैटेगरी का, नो मैटर, हमें कॉमा के पहले आने वाले सब्जेक्ट्स के अनुसार हमें ध्यान देना है। जैसे रिवाइज करवाते हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाया गया है। पहला रूल,
और यहाँ पर हमने यह भी सीखने का प्रयास किया कि ईच, एवरी और नो रहेगा, तो इसके बाद जो भी हमारे पास नॉन रहेगा या प्रोनाउन है वह सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ने का प्रयास किया रूल नंबर 26 में कि सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बीच बाद कॉमा कॉमा के बीच में अपोजिशन रहता है, और अगर साथ में अपोजिशन रहता है तो हमें वर्ब का चुनाव हमें सब्जेक्ट से अनुसार करना है, अपोजिशन से हमें किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद 26 के बाद रूल नंबर हम लोगों ने 27 को पढ़ने का प्रयास किया। रूल नंबर 27 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु था, बीच था और दैट था। इसके बारे में हम आपको बताएं क्या, इसके बारे में हम आपको क्या बताएं जी, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देखिए कि आप जो है हाँ हु का प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं जी, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग अगर पर्सन और नॉन लिविंग थिंग दोनों रहेगा साथ में तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दैट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम लोग देखा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अगर किसी सेंटेंस के बीच में आकर के तो इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 के बाद रूल नंबर 28 में हम लोगों ने क्या देखा कि रूल नंबर 28 क्या कह रहा था, देयर को लेकर कह रहा था। किसको लेकर के कह रहा था जी, देयर को लेकर के कहा जा रहा था। किसको लेकर के, देयर को। कि देखिए अगर सेंटेंस आपको देयर से स्टार्ट मिलता है तो देयर के अनुसार सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लूरल वर्ब भी प्रयोग किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद आने वाला नाउन किस प्रकार का। बस 3 से छोटा छोटा बात आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ों का समझें और चीज़ें आपको अपने माइंड में क्रिएट करके रखें। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तो आगे के रूल का डिस्कशन करेंगे, छोटा छोटा ही करते हैं और फिर आपसे आगे मिलते हैं। और हमारे लर्न विद ग्लोबल 2.0 जो इस प्लेटफॉर्म है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपको एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहेगा और हर दिन आपको साथ जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे हर एक चीज़ को आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम बिल्कुल रिवाइज करके पढ़िए। इस बात को बताया ही गया है कि कहीं ना कहीं आग जलना चाहिए जी, आग हमेशा जलना चाहिए, चाहे मेरे सीने में जले चाहे आपके सीने में जले, लेकिन आग जलना ज़रूरी है। आप अपने मंजिल को एकदम बिल्कुल पहुँचिए मंजिल तक, हर चीज़ को सीखते चलें। किसी भी चीज़ को इग्नोर करिएगा तो वह चीज़ आपको इग्नोर कर देगा। जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए, और साथ में इस सब्जेक्ट्स जो आपको 4 चांद लगाने का काम करेगा, यह सब्जेक्ट्स जब आप इस सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब आप रहते हैं उस क्षेत्र में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस इसी सब्जेक्ट्स के थ्रू होता है। तो इस सब्जेक्ट्स को सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।